आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो चुका था। 1814 ईस्वी में ही नेपोलियन का पतन कब हो चुका था? 1814 ईस्वी में। और वहीं से जो है वाटरलू, मुख्य रूप से जो है वाटरलू युद्ध का जो मैदान था, वाटरलू युद्ध 1815 ईस्वी में, वहां इसकी समाप्ति हो चुकी थी नेपोलियन बोनापार्ट की। और वहां से मेटरनिख का आगमन होता है। मेटरनिख का आगमन जो होता है 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक। कभी कभी प्रश्न आता है आपके बीटीसी एनसीईआरटी में कि मेटरनिख का काल, मेटरनिख युग से आप क्या समझते हैं? तो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिख काल कहते हैं। मेटरनिख के बारे में थोड़ा संक्षेप में जानते हैं। मेटरनिख जो थे 1801 से 1806 ईस्वी तक विभिन्न देशों के ये राजदूत रहे, ऑस्ट्रिया के। और 1809 ईस्वी में जो है ये ऑस्ट्रिया के चांसलर बनते हैं। कब बनते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर? 1809 ईस्वी में। और उस समय चांसलर जो पद होता था ये प्रधानमंत्री का ही पद होता था। मेटरनिख ऐसा व्यक्ति था जो किसी प्रकार का जो है राष्ट्रवाद नहीं होने देना चाहता था। यूरोप में वो घोर प्रतिक्रियावादी था। वो घोर जो है पुरातन व्यवस्था को ही फिर से लागू करना चाहता था। वह किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं सुनना चाहता था, ना क्रांति होने देना चाहता था। और यहाँ तक कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि जितना भी है पेपर, नाटक, कविता पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप जो है स्वतंत्रता के बारे में नहीं लिख सकते हैं। ऑस्ट्रिया के विश्वविद्यालय स्कूलों में मास्टर और विद्यार्थी के बीच नजर लगाने के लिए उन्होंने जो है गुप्तचर को लागू किया। आप सोच सकते हैं कि मेटरनिख कितना खतरनाक आदमी था। बहुत ही संकीर्ण किस्म का आदमी था। कौन? तो मेटरनिख बहुत ही राजनीतिकवाद था। तो 1801 से 6 तक राजदूत रहे। 1809 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक, 1809 से 1848 ईस्वी तक ये ऑस्ट्रिया के चांसलर बने रहे, प्रधानमंत्री बने रहे। आप देखते हैं कि जैसे ही नेपोलियन का पतन होता है वहां से मेटरनिख का काल आरंभ होता है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक विशेष प्रकार का सम्मेलन बुलाया जाता है जिसे वियना सम्मेलन, जिसे वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस सम्मेलन कहा जाता है। इतिहास में यह कब हुआ? 1815 ईस्वी में। इसमें मुख्य रूप से कितने देश आए थे? देशों की संख्या जो थी वो 4 थी। कौन कौन देश थे? तो ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया। मेटरनिख ऐसे व्यक्ति थे जो सभी को जो है अपने और मोड़ लिए थे। इसे संक्षेप में बर्बा कर सकते हैं। ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन, आर से रूस, पी से पर्सा, ए से ऑस्ट्रिया। याद करने के लिए वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। वियना की राजधानी कहाँ थी? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? वियना। ये आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो बता रहे थे मेटरनिख जो है सभी राजा महाराजाओं को अपनी ओर मोड़ लिए, ऐसे ये कूटनीतिकवाद थे। और ऑस्ट्रिया को बहुत ही यूरोप में सबसे शक्तिशाली टॉप पर जो है टॉप मोस्ट पावर पे लेके गए मेटरनिख। और ऑस्ट्रिया ये जो वियना कांग्रेस सम्मेलन था, वियना कांग्रेस सम्मेलन में इसका उद्देश्य मात्र क्या था? तो गौर करते हैं उद्देश्य क्या था? पहला, पुरातन व्यवस्था को पुनः लागू करना, किसी भी प्रकार की
राष्ट्रवाद का जो है, राष्ट्रवाद का विरोध, राष्ट्रवाद का विरोध, और जितने भी राजा महाराजा थे पुराने रीति रिवाज से करते थे शासन, उसे लागू करना। मेटरनिख का ही कथन था। क्या मेटरनिख का कथन था? गौर कीजिएगा कि ये ऐसे राजा थे, उसका कथन उन्होंने क्या कहा कि शासन करो, शासन करो, कोई परिवर्तन नहीं होने दो। आप सोच सकते हैं कितने जो है ये गुलामी परिवर्ती पे लाना चाहते थे मेटरनिख, जो कि 1809 से 1848 तक पूर्ण रूप से मेटरनिख का दबदबा रहा। और वियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद इसका क्या क्या रहा, उसके चरण को देखते हैं, उसके कार्यों को देखते हैं। जितने अभी मैंने यहाँ लिखे बोर्ड पर सभी में ऑब्जेक्टिव भरा हुआ था, आप उसे ध्यान में रखेंगे। आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालेंगे, जिस प्रकार आप क्लास में पढ़ते हैं उसी प्रकार आप ध्यानपूर्वक आनंद लें। मेटरनिख का क्या चरण था? मेटरनिख के कार्य क्या किए वियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद? तो उन्होंने पहला सिसिली और नेपल्स के क्षेत्र बुर्बो वंश के राजा फर्डिनेंड को दे दिया। किसे दे दिया? बुर्बो वंश के राजा फर्डिनेंड को दिया गया। फिर दूसरा क्या किया उन्होंने? दूसरा रोम और उसके आसपास के क्षेत्र पोप को दिए। किसको दिया? पोप को। उसका देखिए कि धर्म गुरु को भी नहीं छोड़े, वो उसे लालच मुंह दे करके जो है अपनी ओर मिला लिए। रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को पोप को दे दिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसका अधिकार हो गया? तो ऑस्ट्रिया का। किसका अधिकार हो गया? ऑस्ट्रिया का। और परमा मोडेना टस्कनी, ये सभी जो क्षेत्र है ये दे दिया गया हैब्स वर्ग के वंश को दिया गया। बहुत ही मेटरनिख जो है चालबाज थे, कूटनीतिक वाज थे। परमा मोडेना टस्कनी हैब्सबर्ग को दे दिया गया। जेनेवा सार्डिनिया ये सभी दोनों को पीडमाउंट में मिला दिया गया। कहाँ मिला दिया गया? पीडमाउंट में मिला दिया गया। ये तो किए ही। इसके अलावे जर्मनी में 39 लाइन राज्यों का संघ था, उस पर भी किसका अधिकार हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? ऑस्ट्रिया का। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है जर्मनी में कितने लाइन राज्यों का संघ था, तो मारिएगा 39। तो मेटरनिख ने देखे जर्मनी में 39 राज्यों के लाइन संघ था, उस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार। मेटरनिख बहुत ही सफल हुआ वियना कांग्रेस सम्मेलन से। उन्होंने जो है प्राचीन वंश को ला दिया। और फ्रांस में क्या किए? फ्रांस में
बुर्बोन को स्थापित कर लुई 18वां को राजा बनाया गया। लुई 18वां को राजा बनाया गया। तो मुख्य रूप से 7 महत्वपूर्ण बिंदु है मेटरनिक के कारण, और वो अपने नीति में बहुत हद तक सफल होते हैं मेटरनिक कि पुनः जो है फ्रांस में बुर्बोवंश को ला दिया और किसे राजा बना दिए, तो लुई 18वां को। अब आगे क्या होता है, क्या लुई 18वां मेटरनिक के अनुसार चलना चाहते हैं या अपने मन के अनुसार? देखते हैं आगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सभी जो है मेटरनिक की ही बात को माने। लुई 18वां ऐसे व्यक्ति थे जो जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। लुई 18वां फ्रांस का नया सम्राट कौन बना? फ्रांस का नया सम्राट बना लुई 18वां। लुई 18वां जो है जनता जनार्दन पर थोपना नहीं चाहते थे, वो स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते थे फ्रांस पर। नागरिकों और अधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने लुई 18वां ने 2 जून 1814 ईस्वी में संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए। जैसे इसकी मृत्यु होती है उसके बाद इसमें छेड़छाड़ की जाती है और चार्ल्स दशम छेड़छाड़ करते हैं, जिसके कारण कि जुलाई 1830 की क्रांति होती है। लेकिन उसके पहले लुई 18वां की मृत्यु कब हो जाती है? लुई 18वां की मृत्यु 1824 ईस्वी में हो जाती है। इसमें 10 जोड़िएगा याद करने के लिए, तो 1814 + 10 1824 ईस्वी। आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। क्या होगा? जुलाई 1830 की क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पाठ्यक्रम में। ये क्वेश्चन है लघुत्तरी दीर्घोत्तरी में कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारणों का वर्णन करें। तो चलते हैं आगे। आप जान रहे हैं कि राजा कौन बन गया था। जैसे ही लुई 18वां की मृत्यु होती है उस समय राजा बन जाते हैं कौन? चार्ल्स दशम। कौन बन जाते हैं? चार्ल्स दशम। आप जुलाई 1830 की क्रांति के कारण को देखते हैं और उसमें जानते हैं जुलाई 1830 की क्रांति के कारण। पहला, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक। चार्ल्स दशम जो थे बहुत ही निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक थे। निरंकुश मतलब होता है निहिजोर अंकुश। वैसे आदमी जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकते हैं उसे ही निरंकुश कहते हैं। और इसका महत्वपूर्ण यह है कि राजा उस समय सर्वोपरि होते थे, वो किसी की बात नहीं मानते थे, वे अपनी मनमानी करते थे। और चार्ल्स दशम उन्हीं में से एक थे। वो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक थे। और आगे देखते हैं कि उसके क्या कारण थे। आप पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, आप अपना कमेंट जरूर जो है इनबॉक्स में यूट्यूब पर करें कमेंट, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक पहला कारण था। दूसरा क्या था? लोकतंत्र का विरोधी। चार्ल्स दशम किसी भी प्रकार का जो है संवैधानिक
सुधार नहीं करना चाहते थे, अटकलें और लाते थे, जिसके कारण कि जुलाई 1830 की क्रांति हुई। आप लिख सकते हैं जुलाई 1830 की क्रांति के कारण पढ़ रहे हैं अभी, जुलाई 1830 की क्रांति के कारण। उसमें 2 बिंदु देख चुके। तीसरा था पॉलीगणिक को प्रधानमंत्री बनाया जाना। पॉलीगणिक को प्रधानमंत्री बनाया जाना। पॉलीगणिक को प्रधानमंत्री बनाया जाना। चार्ल्स दसम का सबसे जो है गलत फैसला ये था कि चार्ल्स दसम ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? तो पॉलीगणिक को। चार्ल्स दसम ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? पॉलीगणिक को, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। वो लुई 18वां ने जो नागरिक संहिता कानून बनाए थे, नागरिक संहिता बनाए थे, उसे समाप्त करके, उसे खत्म करके लाए एक प्रकार का जो है अभिजात्य संहिता लाए। अभिजात संहिता मतलब अमीर लोगों के लिए विशेष प्रकार के नियम लाए और गरीब गुर्गों को जो है वहां विरोध किया गया, दमन किया गया। और यही कारण है कि ये सब जब किए उन्होंने कार्य, तो उदारवादियों में क्या हो गया? उदारवादियों में गहरा असंतोष हो गया। उदारवादियों में असंतोष की भावना फैल गई, जिसके कारण की जुलाई 1830 की क्रांति हुई। अगला जो है महत्वपूर्ण बिंदु है वो तात्कालिक कारण है। तात्कालिक कारण क्या है? तात्कालिक कारण है 4 अध्याय देश पारित करना। 4 अध्याय देश पारित करना। और ये 4 अध्याय देश पारित कब किया गया था? ये आप लिख लिए होंगे, जिसे मैं साफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। देखिए गौर से, आराम से देखिए। 4 अध्याय देश जो पारित किए, कब किए? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। कब किए? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्याय देश पारित किए। ये गला घोटने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की भावना को आप नहीं रख सकते हैं, और जो आपको चुनाव मत देने का अधिकार था उसे संकुचित कर दिया गया, विशेष लोगों को ही दिया गया। और क्या सितंबर में ही चुनाव कराने की घोषणा की गई। 4 अध्याय देश में थे 4 प्रकार के नियम जो चारों लोगों के विरोध में थे। यही कारण है जैसे ही 25 जुलाई 1830 को 4 अध्याय देश पारित होता है, पेरिस की सड़कों पर, फ्रांस की राजधानी आप जानते हैं पेरिस, फैशन की नगरी भी पेरिस की सड़कों पर क्या होता है? 26 जुलाई 1830 ईस्वी को पेरिस की सड़कों पर रात भर जो है 4 अध्यादेश के विरोध में जो है आवाजें उठने लगती है, जगह जगह नारे लगने लगते हैं। बहुत सारे दल अपना अपना गुट बनाकर नारे लगाने लगते हैं। किसके खिलाफ? चार्ल्स दसम के खिलाफ। किसके खिलाफ? चार्ल्स दसम के खिलाफ। और इन सभी की अगुवाई कौन कर रहे थे? आप जानते हैं, मैंने कहा था कि जब अमेरिकी क्रांति 1776 में हो रही थी तो फ्रांस के भी लोग गए थे अमेरिकी क्रांति में। उस वृद्ध नेता का नाम था लिफायते। क्या नाम था? लिफायते। उस वृद्ध का नाम क्या था? लिफायते, जो फ्रांसीसी
पति था किस समय? तो अमेरिकी क्रांति के समय। अमेरिकी क्रांति के समय कौन गए थे? वृद्ध नेता लिफायते। आप जानते हैं जो अनुभवी थे उसके नेतृत्व में जो है जुलाई 1830 की क्रांति हो रही थी। सभी लोग मुख्य रूप से कौन कौन? मजदूर, किसान, आपके विद्यार्थी, जितने भी थे राजा से नाखुश सभी लोग किसके खिलाफ आवाज उठाने लगे? चार्ल्स दसन के खिलाफ। सभी जो है इस 4 अध्याय देश का जो है विरोध करने लगे, जगह जगह नारा लगने लगे पेरिस की सड़कों पर। और जो है 27 से 29 जुलाई 1830 की 30 का जो है 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। ये 3 दिन सरकार को कर दिए छिन्न भिन्न। गद्दी छोड़कर भागना पड़ा इंग्लैंड। बाकी देशों में जो है राष्ट्रवाद की भावना हुई सेंड। आप जो है इसे तुक में देख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण 3 दिन फ्रांस के लिए जो है फ्रांस के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। और जिसके कारण कि क्या हुआ बाकी देशों में ये 3 दिन राजा को कर दिए छिन्न भिन्न। कौन 3 दिन? 27 से 29 जुलाई 1830 ईस्वी को ये 3 दिन राजा को कर दिए छिन्न भिन्न। राजा कब गद्दी छोड़कर भागे? चार्ल्स दसन को विवश होकर के अपना गद्दी त्यागना पड़ा। और 31 जुलाई 1830 ईस्वी को इंग्लैंड भाग गए। कहां भाग गए? 31 जुलाई 1830 ईस्वी को इंग्लैंड भाग गए। कौन भागे? तो चार्ल्स दसन अपना गद्दी त्याग कर कहां भागे? इंग्लैंड भागे। कब? ये भी ऑब्जेक्टिव है। चार्ल्स दसन कब इंग्लैंड छोड़कर भागे? 31 जुलाई 1830 ईस्वी को। और इस प्रकार अच्छा कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि इसे जुलाई की क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जुलाई महीने में हुई थी इसलिए इस क्रांति को जुलाई की क्रांति भी कहते हैं। इसलिए इस क्रांति को क्या कहते हैं? जुलाई की क्रांति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जुलाई महीने में हुई थी। अच्छा जैसे ही ये जुलाई की क्रांति हुई समाप्त हुई इसके क्या परिणाम हुए? इसके बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम हुए। क्या हो गए? तो बुर्बो वंश की समाप्ति हुए। और उसके बाद जो है आर्लियंस वंश का आगमन होता है। दूसरा इटली, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना और जगती है। यहां तक कि इंग्लैंड भी जो है इससे अछूता नहीं रहता है। वहां भी संविधान में सुधार होते हैं। और इस क्रांति ने ऐसा मोड़ लाया सभी के। मेटरनिख जो चाह रहे थे कि मैं सभी को दबा कर रखूंगा उसका जो है
सोचना बेकार हुआ, असफल वो रहे, क्योंकि जुलाई 1830 की क्रांति ने एक बूढ़ा व्यक्ति लिफायते ने साबित कर दिया कि राष्ट्रवाद को दबाया नहीं जा सकता है, लोगों को झुकाया नहीं जा सकता है, उसके अनुसार जो है गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। और ये कुछ ही दिनों के बाद पुनः फ्रांस में जो है 1848 में दूसरी क्रांति होती है। और आप जानते हैं फ्रांस में द्वितीय क्रांति होती है, उसका नाम है 1848 ईस्वी की क्रांति। 1848 ईस्वी की क्रांति। अब नहीं होगी शांति, यूरोप में होगी सिर्फ क्रांति और क्रांति। और अगले इस क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। आप जान रहे हैं कि बुर्बो वंश की समाप्ति हो चुकी है। उस जगह कौन वंश आ गए हैं? आर्य वंश। कौन आ चुके हैं? आर्यंस वंश। कौन? बुर्बो वंश की समाप्ति के बाद कौन आए? आर्यंस वंश। और इस वंश में जो राजा बने उसका नाम था लुई फिलिप। क्या नाम था? लुई फिलिप। लुई फिलिप। लुई फिलिप या फिलिप। तो इस क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इस क्रांति के बारे में, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है इसलिए मैं यहीं विराम करना चाहता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही कोशिश है मेरी पढ़ाई का। आप कमेंट जरूर करें यूट्यूब पे इनबॉक्स में, और अपने विद्यार्थी परिजन मित्र को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करावें। अगले फिर वीडियो में आएंगे। अब नहीं होगी शांति, यूरोप में होगी क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद।